Namaste and welcome to बोधी न्यूज 5th जनवरी। प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार व विश्लेषण सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम आपको हर अंक में देते हैं न्यूज एनालिसिस वीडियो, साथ में ऑडियो श्रुतिज, डे फैक्ट्स, मेजर हाइलाइट्स, 10 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स, बोधी संसाधन का पृष्ठ और एक डाउनलोडेबल पीडीएफ, ताकि आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना सकें। In addition to that, live समीक्षा करंट अफेयर रिव्यू लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ इस वेब पेज पर जाना है जो स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रही है, bodhibooster.com/p/livesessions.html, और आप अपने डिटेल्स भर दें। आपको हम सूचित करेंगे ट्वाइस अ मंथ वी विल हैव अमेजिंग करंट अफेयर रिव्यू सेशंस कॉल्ड समीक्षा, विच यू कैन बेनिफिट एब्सोल्युटली फ्री। How Bodhi news analysis is different. ध्यान रखें, we offer you interpretation between the lines and not just parroting of what is written, because that's something anybody can do. Pointing out the errors and limitation even in editorials, we try to point out if we feel that an author or an editor is biased towards a particular political inclination, ताकि आपको ये एक ऑब्जेक्टिव और कोल्ड तरीके से समझ में आए कि वाकई में सच के कितने अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, जो कि पॉइंट 3 में है। मल्टीपल सोर्सेस, किसी भी सिर्फ एक अखबार से चिपक कर बैठे रहना बहुत भारी भूल हो सकती है यदि आप अपनी सोच विकसित करना चाहते हैं तो। वी आर बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सभी का फायदा होगा। रेगुलर सॉलिड सपोर्ट थ्रू बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल, जो अपने आप में एक बहुत शानदार नॉलेज पोर्टल है। समीक्षा एंड फाइनली फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन, पूरा लाभ उठाएं। बोधी न्यूज इज यूजफुल फॉर दोज पीपल हु रियली वांट यूनिक एंड डीप पर्सपेक्टिव्स गोइंग मच बियॉन्ड mere passing exam. So for professionals, MBA students, fresh college students, homemakers, school students, and of course for competitive exams. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy, and these are the various sources we use. Remember, the playlist of all Bodhi News videos available on Bodhi News website. Similarly, audio shrutis are available, जो आप आराम से ट्रैवलिंग के समय सुन सकते हैं। कंटेंट पीडीएफ्स भी हैं, कभी भी डाउनलोड करें। और बोधी रिसोर्सेज का पेज, जहां बहुत सारे खूबसूरत लिंक्स आपको मिलेंगे डाउनलोड्स के लिए। विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों के लिए बोधी अनुवाद सेवा अलग से आरंभ है, जो कि आप बोधी भाषा वेबसाइट पर देख सकते हैं। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को जिन्हें लगभग कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता, हम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स लेकर आए हैं। अब जरूरत है तो बस आप इन्हें यूज करें। The 3 editorials for analysis today are: Indian male must reboot to the 21st century. भारतीय मर्दों को, पुरुषों को 21वीं सदी के हिसाब से खुद को बदलना ही होगा। बेंगलुरु में हाल की शर्मनाक घटना का एक बहुत विस्तृत विश्लेषण हम आपको देंगे, जो सिर्फ उस घटना की बात नहीं करेगा, उसके पीछे छुपे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। More populism or a revival effort will be our second analysis for the day. Demonetization is now over. The 50-day window that the government had asked for is gone. However, there are no real facts in the public domain. इस लेख से हमें पता चलेगा कि अब आगे बजट के पहले क्या क्या होने वाला है। डेमोक्रेसी एज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट हैं। भारत की खूबी है कि हमारे यहाँ हम सवाल उठा सकते हैं। हाल ही में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पर लगी पाबंदी वाले निर्णय का अर्थ क्या है, बहुत गहराई से हम देखेंगे। सो दीज आर सम अमेजिंग एनालिसिस वी हैव लाइंड अप फॉर यू। शैल वी बिगिन? बोधी न्यूज नोटबुक तैयार है आपके हाथ में। यदि ढंग से नोट्स बनाएंगे तो कुछ हफ्ते महीने में हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपका कमिटमेंट सुधरेगा और आपका ज्ञान, उस पर ओनरशिप आएगी। सिर्फ देखने और सुनने से ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। ओके, Indian male must reboot to the 21st century is an analysis of deeper, larger social issues in context of the horrible incidents that took place on 31st December night in Bengaluru. औरतों के साथ जिस तरह की अपमानजनक घटनाएं बेंगलुरु में खुलेआम सड़कों पे सैकड़ों मर्दों ने की, और पुलिस प्रशासन और नेता जिस तरह से आंखें मूंद कर तमाशा देखते रहे, याद थे ही नहीं मौके पर, उसने कुछ बहुत बड़े सवालों को जन्म दिया है।
जिन्हें अब टाला नहीं जा सकता। दिस इज द आर्टिकल विच वी विल यूज फॉर आवर डिटेल्ड एनालिसिस। ये रहा हमारा विश्लेषण, लेकिन इस विश्लेषण के अलावा हम आपको भारत में महिलाओं से जुड़े कौन कौन से कानून हैं और इनमें से कईयों की डाउनलोड लिंक्स भी देंगे। सो दिस कैन बिकम योर 1 point रेफरेंस फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू विश टू प्रिपेयर रिगार्डिंग विमेन राइट्स इन इंडिया। इंडियन मेल मस्ट रिबूट टू द 21st सेंचुरी। भारतीय पुरुषों को 21वीं सदी के हिसाब से अब खुद को बदलना ही होगा, जो उन्होंने मना कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट, द आर्टिकल यूजेस बेंगलुरु's न्यू ईयर ईव इंसिडेंट ऑफ हैरेसमेंट टू हाईलाइट लार्जर इश्यूज। समाज के दबे छिपे बड़े और व्यापक मुद्दों को निकाल कर बाहर लाने के लिए लेखक ने इस लेख का प्रयोग किया है। सेकेंड, डीप इश्यूज ऑफ सोशल इम्बैलेंस एंड रिप्रेसिव पैट्रियार्की हैव रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। सामाजिक असंतुलन और दमनकारी पितृसत्ता यानी रिप्रेसिव पैट्रियार्की, इनसे जुड़े मुद्दे अभी भी पूरी तरह से अनसुलझे ही हैं। 70 साल भारत को एक आजाद गणतंत्र बनके हो गया, लेकिन यदि इन 70 सालों का लेखा जोखा हम लें तो इसमें से अधिकतर तरक्की का फायदा केवल मर्दों को मिला है। 48 से 49% भारत में यदि औरतें हैं तो उन तक तो तरक्की की बायार अभी पहुंचना बाकी है, और ये इस घटना से फिर से साफ होता है। लड़के और मर्द इतने बेशरम और इतने निर्लज्ज और ढीठ कैसे हो गए, उसके पीछे नेचुरली बरसों की बहुत सारी फैक्टर और अपब्रिंगिंग से जुड़े हुए पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, रातों रात तो होता नहीं है। तो रिप्रेसिव पैट्रियार्की यानी almost every power structure in the Indian society is unilaterally biased towards power in the hands of men. अब आप कहेंगे ऐसा नहीं है, इतनी पावरफुल वुमेन चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, यही तो डायकोटोमी है, जिस पर हम एक सवाल भी आगे आपको देंगे। They are now manifesting in wild incidents on the streets, challenging all assumptions on progress. तो ये जो कई 100 सालों और विशेषकर आजादी के 70 सालों में जिस तरह की गलत अपब्रिंगिंग हमारे लड़कों को मिली है, हमारे मर्दों को जिस तरह की स्वतंत्र उच्छृंखल रहने की स्वतंत्रता मिली है, वो सब अब फूट फूट कर सड़कों पे ऐसे निकल रहे हैं, लोगों के मन से डर ही खत्म हो गया है। थर्ड, होता क्या है, विमेन गेट एजुकेशन, सो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट अज्यूमिंग दैट सोसाइटी विल ट्रीट देम एज इक्वल टू मैन, एंड देन दे डिस्कवर द ट्रूथ द हार्ड वे। लड़कियां, वैसे तो बहुत से घरों में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, ये आज के भारत की सच्चाई है। बातें नेता लोग कुछ भी करें, वो बातें करने दो उनको, सच्चाई तो दिख ही रही है ना क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहां आवश्यकता है। तो औरतें शिक्षा लेती हैं और ये जो भी लेती हैं वो, अब आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, आजकल तो लड़कियां भी कितने लिटरेट हैं। आप सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या हालत है वो देख लीजिए, आप IITs देख लीजिए, IIMs देख लीजिए, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बाकी सब कॉलेजेस इस तरह के देख लीजिए, वहाँ रेशो इनमें से कई, हाँ और कई जगह अच्छा रेशो भी है, शायद लॉ कॉलेजेस में बहुत अच्छा रेशो है, मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा रेशो, बट कई जगह बिल्कुल खराब रेशो है, तो वो भी एक एंगल है। बट society does not treat them as equal even after they get educated. Then they realize that this battle is not just about education, this is a political battle. ये सच्चाई भारत की औरतों को अभी तक समझ में नहीं आई है। भारत की औरतें ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये सारी लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, ये शिक्षा की तो लड़ाई है ही नहीं। शिक्षा एक जरिया हो सकती है, एक कारक हो सकती है अधिक एम्पावर होने के लिए, अधिक सशक्त बनने के लिए, बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स ओनली पावर विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आते हैं उसके ऊपर। Whom to blame? The police that did not act in time? The politician who mocked the girl for being westernized? The onlookers who stood in criminal silence, thereby participating in the crime? तो दोष किसको दें? उस पुलिस को दें जो बातें करते रह गई और जिसने समय पर कुछ भी नहीं किया, वहीं पकड़कर गुंडों को पीट देना चाहिए था। औरतें आप पे भरोसा करती, अब तो आप सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि लड़की आगे आई, सीसीटीवी की उसने फुटेज निकलवाई, तब जाके। मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं, ऐसे तो और जाने कितने हुए जो कभी सामने ही नहीं आएंगे, क्योंकि लड़कियां पुलिस में जाने से ही इतना डरती हैं कि और ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा, तो कई क्राइम्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते। What does that tell us about the police system in India is an absolutely open secret. The politician who mocked the girls,
देखिए, राजनेताओं से तो उम्मीद करना ही बेकार है। बातें इतनी बड़ी बड़ी, और जब वाकई औरतों पे अत्याचार होता है तो सैकड़ों वर्षों का दबा हुआ पितृसत्तात्मक सच्चाई ऐसी फूटकर बाहर निकलती है मानो दे ओन द विमेन ऑफ इंडिया। और मजे की बात है, बड़ी बड़ी इनटॉलरेंस की बातें करने वाले सिविल सोसाइटी के लोग, बड़ी बड़ी रैलियां निकालने वाले, सब चुप बैठे हुए हैं। कोई नहीं बोल रहा कि कर्नाटक की इस कांग्रेस सरकार को निकाल फेंको। इतना दोगलापन भारत की सोसाइटी पॉलिटिकल इंटरफेस में आ गया है कि हर चीज एक कलर के साथ देखी जाती है। ये इसका एक बहुत छुपा हुआ एंगल है जो यहां बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये इश्यू ऐसा है जिसको और दबाया नहीं जा सकता। इंडियन मेल माइंड अप्लाइज टू मेनी मेल्स, नॉट ऑल। ये बात भी ध्यान रखें, यहां हम सारे पुरुषों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम पुरुष की मानसिकता है वो ये कि महिलाओं को कुछ निश्चित पारंपरिक भूमिकाओं में ही हम स्वीकार करेंगे। देयर आर ओनली सर्टेन फिक्स्ड ट्रेडिशनल रोल्स, और उससे थोड़ा भी दाएं बाएं हुए, फिर वो ड्रेसअप में हो, खाने पीने में हो, पार्टी मनाने में हो, अकेले रहने में हो, शादी करने से इनकार करने में हो, it's an open invitation for harassment. So men think that this is a license. The woman is inviting us to harass her. ये हमारे स्कूल कॉलेज बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? भारत के सभी स्कूलों और सभी कॉलेजों और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चा 15, 16, 17 साल आपके साथ रहा, आपने कौन से मूल्य बच्चों को दे दिए सिवाय भाषणबाजी करने के? और यदि दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी तारीफ स्वीकार करें, लग तो नहीं रहा है। A relevant example, an international example we will give you here is the German experience on 2016 New Year Eve. देखिए, जर्मनी में जब से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे इमिग्रेंट्स हजारों जर्मनी ने स्वीकार किए, जिसलिए एंजेला मर्केल को भी बहुत अब आलोचना सहन करनी पड़ रही है। 31 दिसंबर 2015 की रात की बात कर रहा हूं, 2016 नहीं। जब 2016 का नया साल आया था तब ऐसा आरोप था कि वहां आए मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने जर्मन महिलाओं को बहुत परेशान किया था। अब भारत में आप क्या कहेंगे? यहां तो कोई इमिग्रेंट्स नहीं है ना, यहां तो सारे अपने भारतीय ही हैं, लेकिन ये घटनाएं तो हो रही हैं। सिक्स्थ, ग्रुप्स बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन्स ट्राई टू कंट्रोल फीमेल सेक्सुअलिटी। इट्स अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। अब विभिन्न धर्म, उसमें हिंदू हों, उसमें भी बहुत एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें फिर आप इस्लाम की बात करें तो उसमें 3 तलाक को लेके तो वो सड़कों पे उतरे कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इगैलिटेरियनिज्म तो आना ही नहीं चाहिए। तारिक फतेह जैसे लिबरल चीख चीख कर थक गए, उनका बंगाल में उनकी मीटिंग होने वाली थी, उसी पर ममता दीदी ने बैन लगा दिया। ममता दीदी खुद एक महिला। ये बहुत ऐसा जटिल पॉलिटिकल इंटरफेस बन गया है कि इसमें यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि जेन्युइनली कौन महिलाओं के फेवर में खड़ा है। इट्स अबाउट पावर। तो वो महिलाओं की एक इंडिविजुअलिटी और सेक्सुअलिटी के एक्सप्रेशन को पूरी तरह दबा देना चाहते हैं। Indian society now needs to fundamentally redefine everything, otherwise we are headed for a very dark future. And women, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो इसमें है वो ये, औरतों को ये याद रखना पड़ेगा, लड़कियों को ये याद रखना पड़ेगा कि अब डटकर मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद। It is sad that in a nation like India, where ancient times saw egalitarianism, we stand so eroded. 8,000 साल के भारत के बहुत ही समृद्ध और भव्य इतिहास में जहां औरतों को जबरदस्त स्वतंत्रताएं हमेशा मिली थी, इतना भयानक विक्टोरियन कल्चर घुस गया है सब तरफ कि औरतों को सेकंड नहीं 3rd ग्रेड सिटीजन बना के रख दिया है। पॉसिबली द टाइम हैज कम फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारी तरफ से हमने ऐड किया है, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू इमर्ज दैट सोली फोकसेस ऑन विमेन्स राइट, क्योंकि बाकी कोई राजनेता तो कर ही नहीं रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं है, जबकि आधी जनसंख्या है। यदि नंबर्स की राजनीति भारत में वाकई है जैसा कि है, तो क्यों नहीं औरतें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जो प्योरली उनके मुद्दों पर फोकस्ड हो। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही अजीबोगरीब आइडिया, कोई ऐसे बनती है क्या पॉलिटिकल पार्टी? तो ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बहुत अजीबोगरीब नहीं है क्या? इनका और समाधान क्या है? द वेरियस लॉज इन इंडिया रिलेटेड टू वीमेन आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। अगर कोई इन लॉज को देख ले, इनकी सिर्फ सूची देख ले, लॉज तो बाद में, तो आपको लगेगा कि भारत तो महिलाओं के लिए स्वर्ग है, देखो कानून कितना। अरे पर कानून बना देने से यदि देश में समस्याएं दूर हो जाती तो भारत तो कब का स्वर्ग बन गया होता। कम से कम ये 15 तो हमने आपके सामने दिखा दिए हैं। दीज आर द लॉज विच एग्जिस्ट इन इंडिया
The problem, as always, is implementation machinery, which is nearly totally broken in case of women. इससे जुड़े बहुत अच्छे कुछ कानूनों के डाउनलोडेबल बेयर एक्ट्स और पीडीएफ हमने आपके लिए बोधी रिसोर्सेज पेज पर इकट्ठा कर दिए हैं. इस पेज पर जाइए और यहाँ जाकर आप विमेंस एम्पावरमेंट वाला टैब खोल लीजिए. विमेंस इश्यूज, राइट्स एंड लॉज, ये दिख रहा है आपको. इसको ओपन करेंगे. यहाँ आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे. ये सब पीडीएफ्स हैं. आपके पास डेटा पैक अच्छा होना चाहिए, अनलिमिटेड हो तो बहुत अच्छा. तब इसको आप डाउनलोड कीजिएगा. दीज आर ऑल पीडीएफ विच विल बी वेरी यूजफुल इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, राइटिंग एन एसे, व्हाटएवर. यू विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट मटेरियल हियर. आई होप दैट रियली हेल्प्स यू. तो इस तरह समग्रता में बोधी न्यूज प्रयास कर रहा है कि आपकी मदद की जाए. A few possible exam questions. Why has India failed to ensure dignity of women in all spheres? लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने में भारत लगातार असफल क्यों होता जा रहा है? Second, on one hand, India produces powerful women politicians. On the other hand, the common woman on the street enjoys little safety. Analyze this dichotomy. एक ओर तो भारत में बेहद शक्तिशाली महिला राजनेता आती हैं और दूसरी ओर एक आम महिला सड़क पर बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती. इस तरह का विभाजन भारत में क्यों हो गया? इसके क्या कारण हैं? We hope that the analysis you saw today helps you write good answers to such questions. So demonetization window got over on 30th of December, and after that some very big questions have arisen in people's mind. विमुद्रीकरण की खिड़की बंद हो गई 30 दिसंबर को और अब कुछ बहुत बड़े सवाल अलग अलग विश्लेषक उठा के ला रहे हैं. ये एक बेहद खूबसूरत लेख जो हम आपके लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार से लाए हैं. बहुत अच्छा अखबार है, बहुत अच्छे लेख इसमें आते हैं और हमेशा मल्टीपल सोर्सेस आप रेफर करें. नहीं कर सकते तो बोधी न्यूज़ देख लीजिए, इसमें हम सब कुछ वैसे भी कर ही रहे हैं. मोर पॉपुलिज्म और अ रिवाइवल एफर्ट, यानी अब मोदी जी और सरकार क्या करेगी? क्या लोक लुभावनवाद को ही आगे बढ़ाया जाएगा या अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कुछ गंभीर प्रयास होंगे? तो ये एक तकनीकी लेख है और हम इसका बहुत अच्छा सरल आपको तकनीकी विश्लेषण देंगे. 2016 was very disruptive. The PM made a speech on 31st December promising many SOPs. जैसा कि सब जानते हैं 2016 बेहद परिवर्तनकारी रहा, बहुत झटके वाला भी रहा. डिसरप्टिव का लिटरल मीनिंग विध्वंसक होता है, वो तो हम वर्ड बहुत हिंदी में एक्सट्रीम हो जाएगा, इसलिए परिवर्तनकारी. प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर की रात को नव वर्ष का आगाज करते हुए बहुत सारी सौगातों की घोषणा की. आइए जरा उन सॉप्स को समझें. The main SOPs and ideas by the Prime Minister on 31st December were of feel-good type. ऑथर कहते हैं कि देखिए सॉप्स तो बहुत अच्छी बात है, सौगातें बहुत अच्छी बात है, लेकिन फील गुड है ना, लोगों को अच्छा महसूस कराना आफ्टर द कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन एक्सट्रीम एक्सपीरियंस. एक्सपेंशन ऑफ लो इनकम हाउसिंग स्कीम. भारत में अल्प लागत आवास योजना एक बहुत बड़ी स्कीम भारत सरकार की चल रही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की चल रही है. उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें अमृत स्कीम है, उसमें स्मार्ट सिटी, ये सारी जो अर्बन के लिए है उसमें से लो इनकम हाउसिंग, उसके लिए और विस्तार करने की बात की गई. बी, इंटरेस्ट रिलीफ ऑन हाउसिंग लोन्स. गृह ऋणों पर ब्याज में राहत की बात हुई. क्रेडिट लिमिट हाइक फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, MSME, प्रेग्नेंट विमेन, सीनियर सिटीजन्स एक्सेट्रा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि. ऑथर कहते हैं पॉइंट 3 में, दिस इज ऑल गुड, कांग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी सेंसिटिव एंड दैट्स प्रीटी गुड एंड अप्रिशिएबल, बट all these do not add much in terms of expenditure. So now the focus is on budget. अर्थात व्यय की दृष्टि से ये सारे सौगातें, सॉप्स जो 31 दिसंबर को अनाउंस हुई, ज्यादा योगदान देते हुए नहीं दिखते. तो अब बजट पर ही अब केंद्रीकरण दिखाई देता है. तो अब यदि हम बजट पे जाने की बात कर रहे हैं,
Fourth, more SOPs may follow in the budget depending on how much extra tax has come post demonetization and the extent of non-returned notes into the banking system. तो अब नई सौगातों की बात बजट में शायद होगी, लेकिन वो सब इस पे निर्भर करेगा कि एक्स्ट्रा कर का कितना संग्रहण सरकार विमुद्रीकरण के बाद कर पा रही है, जितना ब्लैक का पैसा जो प्रॉपर व्हाइट इकोनॉमी में आएगा उससे आने वाला टैक्स, and the extent of non-return notes into the banking system which will be equivalent to extinguishing the RBI and the government's liability. अब दो चीजों से तय होगा कि सरकार को फाइनेंशियल लिवरेज कितना मिला, राजकोषीय समर्थन सरकार को विमुद्रीकरण से कितना मिला, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कितने सारे नोट वापस नहीं आए, उतनी आपकी देयताएं कम हो गई तो वो आपका बोनस हो गया। और दूसरा, काला सफेद होने के चक्कर में एक्स्ट्रा कर अब कितने मिलेंगे। फिफ्थ, मेजर चेंजेस इन दी बजट्स। अब ये बताते हैं कि केंद्रीय बजट 2017 में परिवर्तन क्या है। डेट प्रीपोन्ड बाय अ मंथ फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन। औपनिवेशिक एक परिपाटी बनी हुई थी कि फरवरी के आखिरी दिन को करेंगे, सरकार ने उसको बदल दिया। जिस तरह सरकार ने 7 रेस कोर्स रोड का नाम भी बदल दिया जहां प्रधानमंत्री रहते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए व्हाट इज द न्यू नेम फॉर 7 रेस कोर्स रोड एंड व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट। तो आप हमें कमेंट्स में ये जरूर लिख के बताइएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 रेस कोर्स रोड का नया नाम क्या है और नाम क्यों बदला गया, उसके पीछे की सोच क्या है। बहुत अच्छी सोच है। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड, अच्छा ये क्यों किया गया डेट प्रीपोनमेंट, ताकि 1 अप्रैल को नया वित्त वर्ष शुरू होने के पहले 1 पूरा महीना एक्स्ट्रा मिले, ताकि इंप्लीमेंटेशन जल्दी हो। जो पिछले सालों में 1 आध महीना एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता था। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स आर मर्ज्ड इनटू वन व्हिच विल हेल्प रिमूव डिस्टॉर्शंस। सभी जानते हैं कि योजना व्यय और गैर योजना व्यय को अब विलय कर दिया गया है, उनके बीच की दीवार हटा दी गई। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। इससे डिस्टॉर्शंस बहुत हटेंगे, विसंगतियां दूर होंगी। फॉर एग्जांपल, अब अगर मेंटेनेंस आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ रहा है तो आप कोशिश करते पहले कि उसको कम दिखाते कि वो ज्यादा नहीं दिखे और आपका प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखे। अब ऐसा नहीं होगा कि मेंटेनेंस विल बी कॉम्प्रोमाइज विद। दिस इज जस्ट वन सिंपल क्रूड एग्जांपल। N.K. Singh कमेटी रिपोर्ट ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में गाइड फिस्कल टारगेट्स नाउ। N.K. Singh समिति बनी थी राजकोषीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन FRBM पर। इससे संबंधित आपको कुछ रिसोर्सेस हमारी बोधि रिसोर्सेस पेज पर अवश्य मिलेंगे। यहां आप आए, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीमोनेटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, यहां पर आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेस मिलेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। उसी तरह RBI में भी आपको कुछ रेलेवेंट रिपोर्ट्स के डाउनलोडेबल लिंक्स मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए है, आराम से डाउनलोड करें। ध्यान रखें आपका डेटा पैक कंज्यूम होगा उसमें। लेकिन D, railway budget is merged with the union budget, so the borrowings of railways versus general budget needs to be managed, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा बजट लेके चलता है। अब उस बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है, तो अब रेलवे के ऋणों को कैसे ये लोग मैनेज करेंगे वो बहुत देखने लायक होगा। तो ये है मेजर चेंजेस बजट 2017 में। सिक्स्थ, मेनी सेक्टर्स सफरिंग फ्रॉम डिमांड कंप्रेशन एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ ऑथर इशारा कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपने टेररिस्ट की कमर तोड़ दी, नक्सलियों की कमर तोड़ दी, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो हुआ है वो ये है, सिक्स्थ में डिमांड कंप्रेशन, यानी मांग का संकुचन हो गया। कंज्यूमर्स ने पैसा खर्च करना ही छोड़ दिया, कम कर दिया। कई क्षेत्रों में नहीं भी हुआ है, बट लार्जली डिमांड कंप्रेशन हैज हैपेंड, व्हिच मींस दैट द रिटेल कंज्यूमर्स हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दे डू, देयरबाय एडवर्सली अफेक्टिंग द होल साइकिल ऑफ इकोनॉमी एंड द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसी की वजह से लोगों की नौकरियां भी चली गई, कई सेक्टर्स तो पूरी तरह से तबाह हो गए। सेवेंथ, वीक डिमांड हैज वर्सनड। अब ये असली मुद्दे पर आ रहे हैं। वीक डिमांड जो 0.6 में था, हैज वर्सनड ऑलरेडी वीक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, अर्थात मांग जो कमजोर हुई उसने पहले से ही कमजोर निजी निवेश के वातावरण को बहुत बुरी तरह से उल्टा प्रभावित कर दिया है। ह्यूज बैंक डिपॉजिट्स theoretically can push lending activity and lower rates, but poor sentiment can hamper that badly. तो यहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ रहा है। यह मुद्दा कहता है, सरकार का एक बहुत बड़ा तर्क अभी तक यह रहा है कि बैंक डिपॉजिट्स जब बढ़ेंगे, हमने और भी कई बोधी न्यूज में इसका एनालिसिस किया है, तो सैद्धांतिक रूप से अब ऋण देना बैंकों के लिए आसान होगा। SBI ने भी ऋण दरें कम की प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद। उसकी आलोचना भी हुई। यह कहा गया कि RBI का काम अब डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। तो इस पूरे डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज में यदि किसी एक पार्टी की रेपुटेशन का सबसे भयंकर हास हुआ है, इफ वन पार्टी हैज रियली
ensured its reputation getting eroded, it is the RBI. इस पे तो लगभग सभी एक मत हैं. अब उसके पीछे की क्या कहानी है वो तो वही लोग जाने. तो बेसिक तर्क ये था कि ह्यूज बैंक डिपॉजिट्स कैन थ्योरेटिकली पुश लेंडिंग एक्टिविटी एंड हेंस लोअर रेट्स. But if the sentiment is poor and people, that is companies and entrepreneurs, do not want to take a lot of credit and push economic activity, what will even lower rates do? ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? 8. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई हैज अगेन, दिसंबर वाली रिपोर्ट की बात है जिसकी लिंक आप यहां पे देख सकते हैं, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा. आरबीआई में जाइए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहां है, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है. आरबीआई की साइट से हमने ये मेहनत करके आपके लिए तैयार कर दिया है. देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. That report in December has again mentioned the NPA problems of the scheduled commercial banks, especially public sector banks. यानी सभी अनुसूचित सूचीबद्ध जितनी बैंकें हैं, खासतौर पर सरकारी, उनमें इस तरह से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अनुत्पादक आस्तियों को लेकर गंभीर टिप्पणियां फिर से की गई हैं. 9th, इंटरेस्ट रेट हाइक बाय फेडरल रिजर्व एंड मैच्योरिंग ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट, जो एक सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा रघुराम राजन पर लगा हुआ बहुत बड़ा आरोप था, वो है ये मैच्योरिंग ऑफ एनआरआई, हैव लेड टू ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वीकनिंग द इंडियन रुपी. तो अभी भारत के रुपए के टूटने का एक और बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बहुत हुआ. एक तो एनआरआई जो स्कीम पहली लाई गई थी वो मैच्योर हुई, तो एनआरआई ने उसको रिडीम करके पैसा वापस लिया. और दूसरा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने वहां पर बेहतर होते जॉब सिनेरियो के चलते अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी थी. तो दुनिया भर के इन्वेस्टर नेचुरली अमेरिका में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रीफर करेंगे अगर रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा बहुत भी ठीक मिले कंपेयर टू दी रिलेटिवली रिस्कियर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया और मेक्सिको और व्हाटएवर, सो मेनी. वीकनिंग इंडियन रुपी, डिमांड कंप्रेशन विल रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू. अब यहां दोहरी मार क्या पड़ेगी? पॉइंट 9 में क्या बोल रहे हैं ऑथर कि एक और तो ये हो रहा है, दूसरी ओर यदि डिमांड कंप्रेशन चलता रहा जो हमने पॉइंट 6 में देखा था, तो सरकार के कर राजस्व में ही कमी आ जाएगी. फिर आप क्या करोगे? 10th, गिवन द प्रेजेंट रेट, अब ये बहुत बड़ा टेक्निकल मुद्दा जो उन्होंने सरलता से समझा दिया, नोट कर लीजिएगा. गिवन द प्रेजेंट रेट्स ऑफ रिटर्निंग ऑफ नोट डिपेंडिंग ऑन द ब्लैक मनी बीइंग 5 to 6% ओवरऑल, द फिस्कल गेन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी 75,000 करोड़ रुपीज टू 90,000 करोड़ रुपीज. इस बात पर निर्भर करेगा कि काले धन की मात्रा 5% थी या 6% थी. कुल मिलाकर जिस दर से अभी तक नोट वापस आए हैं, मतलब भारत सरकार को राजकोषीय लाभ 75,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का होगा. और वीडीआईएस ज्यादा सफल हुआ ही नहीं है. सो ओवरऑल फाइनल मैसेज, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टू पुश प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल एंड दैट नीड्स huge public sector investment. Will the government do it? Is the big question that the author leaves us with. I hope ये सारे बिंदु आपको हर जगह काम आएंगे इस मुद्दे पर बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए. ध्यान रखें क्योंकि ये मुद्दे बहुत तकनीकी और जटिल हैं, आपके लिए बोधि बूस्टर वेबसाइट पर ये बोधियां तैयार हैं. गंभीरता से इन्हें पढ़िए. ऑल यू नीड टू डू इज टू गो टू bodhibooster.com. हिंदी माध्यम के छात्र hindi.bodhibooster.com पर जाकर गहराई से बनी इन बोधियों का पूरा लाभ ले सकते हैं. तभी तो ज्ञान मिलेगा. जब तक वो मेहनत नहीं करोगे काम कैसे होगा? यह है बोधि रिसोर्सेज पेज की लिंक. Some possible exam questions. As demonetization window is now over, what are the big numbers emerging from the exercise? अब क्योंकि विमुद्रीकरण की खिड़की या उसकी पूरा उसका जो कालखंड था वो समाप्त हो चुका है, तो अब इस पूरी प्रक्रिया से निकले हुए बड़े आंकड़े क्या हैं? ध्यान रखें, आज तक भारत सरकार ने ऑफिशियली फाइनली एक लिस्ट ऑफ आंकड़े जारी नहीं किए हैं. What are the major links between demonetization and the union budget? विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और केंद्रीय बजट के बीच की प्रमुख कड़ियां क्या हैं? What levers does the finance minister have in the budget? केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री के पास क्या क्या स्वतंत्रताएं और हथियार है, यानी बड़े कदम उठाने के लिए. Democracy as Abstract Art is a wonderfully written article which is from the domains of constitutional law, Indian politics, society and culture. This is the beautiful article which you can take time separately and read fully. The ban on seeking votes along religious as caste line throws up questions on being secular. धर्म और जाति के नाम पर
वोट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लगी पाबंदी पंथ निरपेक्षता को लेकर पूरी तरह से नए सवाल खड़े कर देती है। ये बहुत बढ़िया मुद्दा है और बहुत इस पे आप पढ़ें, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। वी आर रेगुलरली कवरिंग इट इन मल्टीपल सेशंस। सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच by 4-3 ruled it is illegal to appeal to both religion and caste of both candidates and voters in election। ये बहुत बारीक मुद्दा, बोथ अभी समझाऊंगा, फिर से उसे पढ़ लीजिए ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने, बेंच यानी की पीठ, 4-3 से निर्णय दिया कि चुनावों में धर्म और जाति दोनों का आह्वान करना प्रत्याशियों और मतदाताओं दोनों के लिए अवैध है। दोनों क्या है इसका लीगल बैकग्राउंड, इसका विधिक पृष्ठभूमि क्या है? सेक्शन 123 ऑफ द RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, विच इज द प्राइमरी लॉ गवर्निंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, कई वर्षों पहले बना हुआ कानून, लिस्ट्स करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, इसमें जो अनुच्छेद या खंड 123 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का, वो भ्रष्ट आचरणों की सूची देता है। उसका जो तीसरा सब क्लॉज है, जो उपखंड है 123 का 123(3), इट सेज दैट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अपीलिंग बाय द कैंडिडेट और हिज एजेंट और एनीवन एल्स विद द कैंडिडेट्स कंसेंट टू वोट और नॉट टू वोट फॉर एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज, अंडरलाइन किया हिज को हमने, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, इज अ करप्ट प्रैक्टिस। कानूनी भाषा कितनी जटिल होती है। प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता या प्रत्याशी की सहमति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान नहीं करने का किया गया आह्वान भ्रष्ट आचरण है। हिज क्या है? हिज नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोनाउन। तो हिज जो है वो संज्ञा तो है नहीं, वो सर्वनाम है उसके। ये हिज क्या है? तो द फाइन क्वेश्चन इज इन पॉइंट 3, आर वी रेफरिंग टू द कैंडिडेट्स रिलीजन और कास्ट और द वोटर्स रिलीजन और कास्ट? सवाल ये था इस पूरे लीगल केस में। द मेजॉरिटी इन द बेंच ऑफ 7 जजेस, अर्थात 4 out of 7, went with the latter, यानी वोटर्स रिलीजन एंड कास्ट, एंड द माइनॉरिटी यानी कि 3 जज, ये 7 सदस्यीय पीठ के, वेंट विद द फॉर्मर, यानी कैंडिडेट का रिलीजन और कास्ट। आप समझ रहे हैं ना ये तकनीकी मुद्दा, इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। अगर कैंडिडेट खड़ा होके बोलता है कि मैं एक्स रिलीजन का हूं इसलिए मुझे वोट दो, तो वो यहां पे फॉर्मर, 3 जजेस, ये इंटरप्रिटेशन चल रहा है कि ये हिज किसके लिए है। यही पूरा कानून का जो व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इंटरप्रिटिंग द लॉज। कानून बनाना इनका काम नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। आप में से जो लोग कानून की इन बातों को थोड़ा भी समझना चाहें, बोधी बूस्टर पे जाइए, आप सिर्फ यहाँ पे जुडिशरी सर्च कर लीजिए, सर्च का बटन दबा के, एक बेहद खूबसूरत बोधी आपके सामने आने वाली है। इट इज़ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डेडलॉक ऑन जजेस अपॉइंटमेंट। इसको लेके जो भारत में बहुत गहरा विवाद अभी चल रहा है, कंप्लीट कवरेज आपको यहां मिलेगा, पैरेलल अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो, जिसमें आप इस पूरे मुद्दे को पॉइंट वाइज अध्ययन कर सकते हैं। भारत में अभी तक के पेंडिंग केसेस की पूरी सूची यहां मिल जाएगी, और एनजैक कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द न्यू चीफ जस्टिस, वो भी आपको यहां मिलेगा। जैसा हमने कहा, ये सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध है, तो हिंदी भाषी छात्र कृपया वो शिकायत करना जरा कम कर दें कि अच्छा कंटेंट ही नहीं मिलता तो अच्छे रैंक नहीं आते। सब कुछ है, अब रैंक लाओ भाई जल्दी से। Coming back to the main issue. So the big issue here was, are we referring to candidate or are we referring to the former? ठीक है? So this is absolutely clear now. 3 went with candidate, 4 went with voter. So it may be not possible now to seek votes offering justice against past atrocity. तो इसका मतलब डिसीजन क्या हुआ कि वोटर्स के रिलीजन और कास्ट के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। यहां तक तो क्लियर हो गया पूरा आपका। चलिए, अब क्या होगा भारत में? It may now not be possible to seek votes offering justice against past atrocities in the name of caste and religion. तो यदि आज एक प्रत्याशी खड़ा हुआ लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में या लोकल बॉडी इलेक्शन में, और उसने कहा
कि तुम दलितों पर जो अत्याचार हुए मैं तुम्हें अब उससे मुक्ति, तो वो इलीगल हो जाएगा। बट द रियलिटी ऑफ इंडिया इज दलित्स फेस परसिक्यूशन इवन टुडे। इस बात से यदि कोई भी इंकार करता है तो अब कुछ कहना बाकी नहीं है। दलितों पर तो उत्पीड़न आज भी हो रहा है, दूर दराज के गांवों में जाके देख लीजिए, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग इशू है। सो व्हाट अबाउट सच विक्टिम्स? तो क्या ऐसे जो शिकार हुए हैं उत्पीड़न को, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू वोटिंग इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट प्रॉमिसिंग रिलीफ, वो इलीगल है? फिर एक बहुत मजेदार सवाल इन्होंने लाइट हार्टेड उठाया। इतने गंभीर मुद्दे में थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड होने से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। What if a candidate travels with a साधु और a मौलवी? यदि कोई कैंडिडेट किसी साधु या मौलवी के साथ ट्रैवल किया और उस साधु या मौलवी को साथ में रखते हुए उसने कुछ और नहीं कहा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यदि कोई कैंडिडेट किसी साधु या मौलवी को अपने पूरे चुनाव प्रचार में लेकर गया और उसे सिर्फ स्टेज पर रखा एक बहुत सटल मैसेज जनता को देने के लिए, और धर्म की उसने बात भी नहीं की, तो वो तो इलीगल ही नहीं होगा। तो कोई बड़ा चतुर और चालाक मिस्चीवियस कैंडिडेट हुआ, ही कैन स्कर्ट दिस एंटायर जजमेंट्स इम्प्लीकेशंस बाय जस्ट डूइंग दिस थिंग। मुंह से बस नाम नहीं लेना हिंदू या मुसलमान, काम हो गया। एंटायर पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ टुडे में नीड टू बी रिटन। अब गंभीर मुद्दा। ऑथर कहते हैं आज भारत में जैसी राजनीति चलती है, सच्चाई क्या है? देखिए, प्रत्याशियों का चयन उनके जीतने की एबिलिटी पे होता है। कोई भी किसी संत महात्मा साधु को तो, साधु यानी अच्छे व्यवहार वाले कैंडिडेट को, उसकी अच्छाई के लिए तो कोई पार्टी टिकट देती नहीं है ना। पार्टियां टिकट क्यों देती हैं? ये जीतेगा, ये प्राइम कंसर्न है। अब ये जीतेगा कैसे? या तो वहां का बाहुबली नेता हो जिसके नाम से इतना भय है कि लोग चुपचाप वोट डाल दें, या इसमें एक और हिडन एंगल होता है, वो उस पर कभी और बात करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि लोग डर के वोट डालते हैं, एक और चीज रहती है कि लोगों को यकीन होता है कि ये भाई साहब विधायक के सांसद बन गए तो इनका खौफ इतना है कि ब्यूरोक्रेसी इनका नाम लेंगे तो काम करके देगी, नहीं तो नौकरशाह काम ही नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल ही खतरनाक काला चेहरा है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, अलग ही बात है पूरी, छोड़ो उसको। तो जो जीतेगा उसको टिकट देंगे। अब जीतेगा कौन? या तो बाहुबली हो गया, एनालिसिस अभी किया हमने, या किसी एक धर्म विशेष का व्यक्ति, या किसी एक जाति विशेष का व्यक्ति। अब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जाति 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 जाति, इसके सिवा बात होती क्या? वो ठीक है, अब विकास की बातें होने लगी हैं। वैसे भारत के लोग जैसा मजाक में कहते हैं, ये विकास कहाँ, हम सब ढूंढ रहे हैं मिलके उसको। कौन है ये विकास जो पूरी भारत की राजनीति को चला रहा है? दैट्स अ जोक, नॉट सेड सीरियसली। सो most candidates, because they are chosen on the name of caste and religion, will the whole process now change? बहुत मुश्किल लग रहा है। and who will monitor all this? और अंत में सबसे मासूम सवाल जो भारत के हर कानून और हर जजमेंट के बाद पूछा जाता है, लागू कौन करवाने वाला है? वो पुलिस व्यवस्था जो पहले से ही बहुत बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। दशकों तक पॉलिटिशियंस ने भारत की पुलिस व्यवस्था को खोखला कर दिया है। ये आरोप तो बिल्कुल सच है, एवरीबडी नोज इट। तो वो पुलिस से भी एक्स्ट्रा काम भी करवाएंगे हम। So that's a question that the author is leaving us with. So this is an attempt at turning elections purely secular. But are we imagining a democracy in abstraction? तो क्या अब लोकतंत्र एक अमूर्त मानसिक कल्पना बन जाएगी यथार्थ से हटकर? कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है। इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन यदि आपको इस पर और पढ़ना है, आप बोधि बूस्टर पर जाके इस तरह की बोधियां अवश्य पढ़िएगा। द मैनी शेड्स ऑफ सेक्युलरिज्म, bodhibooster.com पे जाइए, सेक्युलरिज्म ढूंढ लीजिए, धर्मनिरपेक्षता के अनेक रंग आपको हिंदी बोधि बूस्टर पर मिलेंगे। बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको, गहराई से पढ़िएगा यदि डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो। और गहराई में जाना है तो दीज आर सम मोर बोधिस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द ईयर दैट टॉट अस मच, चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, सब कुछ हिंदी में पैरेलल उपलब्ध। इन्हें पढ़िए, समय दीजिए, धीरे धीरे आपका कमांड आ जाएगा। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी सेपरेटेड, एनालाइज इन टोटलिटी। धर्म और राजनीति को पृथक नहीं करना चाहिए, समग्रता में विश्लेषण करें। Recently which have been the judgments of the Supreme Court on which questions were raised, analyze। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के वो कौन से निर्णय रहे हैं जिस पर अनेकों सवाल उठे हैं, विश्लेषण करें।
व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लिस्ट 10 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, 10 महत्वपूर्ण पक्ष उजागर कीजिए। बोधी भाषा रिसोर्सेज का पूरा फायदा लीजिए। टू लर्न इंग्लिश इन एन ईजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे, अमेजिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग बोधी अनुवाद। बोधी अनुवाद में कठिन से कठिन अंग्रेजी पैसेजेस को हम बहुत सरलता से हिंदी में अनुवाद करते हैं आपके मन से डर निकालने के लिए, और अधिक गहराई से पढ़ने के लिए आप बोधी बूस्टर प्रीमियम में सेपरेटली एनरोल कर सकते हैं। आज का पीडीएफ कंटेंट news.bodhibooster से डाउनलोड करना न भूलें। बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग के इस अंक में इतना ही। शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।